नमस्कार दोस्तों। CGPSC प्री का 40 डेज़ का क्रैश कोर्स का आज दूसरा दिन है और डे 1 में खूब आप लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, कमेंट्स आए कि सीरीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। तो बेशक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा और आज हम डे 2 में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जो को छत्तीसगढ़ का जो लोक कला संस्कृति है उसके अंतर्गत जो लोक पर्व है वो हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है लोक पर्व। जितने भी 12 महीने हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो एंड सो ऑन, उस 12 महीने में जितने त्यौहार हैं उस पूरे त्यौहार को तिथि वाइज हम याद करेंगे, डेट वाइज। ठीक है, तिथि अनुसार याद करेंगे। दूसरा, उसके बाद पॉलिटी में हम जम करेंगे और पॉलिटी में प्रस्तावना हम देख चुके हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआती भाग रहता है। उसके बाद सीधे हम भाग 1 देखेंगे जो कि है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक, तो ये 2 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट के ये 2 टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। एक और बात मैं बता दूं, ये थोड़ा सा ना फास्ट मोड में चल रहा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये समझ नहीं आने वाला है। फास्ट मोड कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आमतौर पे जो क्लास लेता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में पेड कोर्स में, तो उसमें उन चीज़ों को मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, समय लेके बताता हूँ, रिवाइज कराते हुए बताता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपको रिवीजन करना होगा तो आप उसको बैक करके देख लीजिएगा, 2x स्पीड में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट दे सकें। और एक बात, अभी शुरुआत में कंटेंट थोड़े कम है, डे 1 में थोड़े से कम है, डे 2 में कम है, डे 3 में कम रहेंगे, डे 4 में कम रहेंगे। धीरे धीरे कंटेंट, सिर्फ कारण ये है कि आपका आदत बनना चाहिए। अभी पहले दिन एकदम 3-4 घंटे की क्लास दे दूंगा तो आप सरेंडर कर दोगे, पहले दिन से नहीं देखोगे। तो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट फिर 20 मिनट 2 घंटे 2.5 घंटे, ऐसे धीरे धीरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। चलो, ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस, तो वो चैनल से आप जाकर डाउनलोड करेंगे। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं लोक पर्व। पूरा 12 महीना मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, 12 महीने लाइन से हिंदी भाषा के अनुसार। तो उसके लिए सॉरी, ज़रूरी है आप एक निमोनिक कोड याद करें, CBZ, ACB, KKA और PMF। ये 12 महीने के लिए कोड याद रख लेना, मैं ऐसे याद किया हूँ, आप भी ऐसे याद कर लेंगे। CBZ, एक बाइक आती है CBZ की। ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, न्यूज़ आते रहते हैं, ACB की टीम ने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। तो ACB किसको पकड़ लिया? काका को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री फंड, PMF, ऐसे 4 शब्द है, याद रहेगा। CBZ बाइक, ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, काका KKA, फिर प्रधानमंत्री फंड PMF, ये 4 शब्द हैं। 4 शब्द से पूरा 12 महीने याद रह जाएंगे। जैसे C से है चैत्र, B से है बैसाख, J से है, Z से है ज्येष्ठ, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ। देन ACB आषाढ़, सावन, भादो, KA क्वार, जिसको अश्विन महीना भी बोलाता है, क्वार, कार्तिक, ए से याद रखना अघन, क्वार कार्तिक अघन। PMF से याद रखेंगे पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, क्वार कार्तिक अघन, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हैं। मैं एक बार बता रहा हूँ, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, आपका काम है उसको पूरा रिवाइज करना, बार बार पीछे से करके देख लेना। ठीक है, अब 2 चीजें और मैं बताता हूँ, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये 2 पक्ष के बारे में आप जान लीजिए, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो देखो, शुरुआत होता है कृष्ण पक्ष से। किसी भी महीने में अगर उसको 30 दिन में बांटें तो 30 दिन में याद रखेगा, 30 दिन में पहला से 15वां दिन कृष्ण पक्ष का हो जाता है और अगला 1 से 15 दिन मतलब 16वां से 30वां दिन शुक्ल पक्ष हो जाता है। इसका जो 15वां दिन रहता है कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, उसको अमावस्या बोलते हैं। और इस जो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन रहता है वो रहता है पूर्णिमा। ठीक, अब बोलोगे सर फिर 30-31 में कैसे चलता होगा? तो किसी दिन एक डेट एक्स्ट्रा पड़ जाता है। जैसे देखना, कभी कोई एकादशी को उपवास रखता है तो यार आज भी एकादशी, कल भी एकादशी। दिवाली कोई आज भी मना रहा है, कल भी मना रहा है, तिथि अनुसार। तो एक दिन कोई रिपीट हो जाता है कभी कभार, उसके लिए उतना चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जैसे जनवरी में 30-31 दिन हो गए, फरवरी में 28 या 29 हो गए, फिर मार्च में 31, फिर 30-31 ऐसे चलते जाता है। क्लियर? बस वैसे ही यहां ध्यान रखना, CBZ ACB
बस शुरुआत के चैत्र महीने में 30 या 31 दिन होंगे लीप ईयर के हिसाब से। अगर लीप ईयर है तो 31, बाकी 30, अदरवाइज इस सब में 31 दिन रहेंगे। और बाद में जितने भी महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये सब में आपका 30 दिन रहेगा। बॉटल लाना वहां से, बड़ा बॉटल, ठीक है। तो ये बस अगर लीप ईयर है तो पूरा 31 रहेगा, अदरवाइज 30-31 ऐसे बटे रहता है। तो उस हिसाब से टोटल 365 दिन या 366 दिन आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं वापस से नोट्स में चल रहा हूँ और नोट्स में ये पूरा महीना लिखा हुआ है, आप उसको याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से महीने में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं, इसको पूरा पक्ष सहित, तिथि सहित, और कौन सा त्यौहार पड़ता है किस महीने में, इसको याद रखना है। तो ध्यान रखना, ये जो लोक पर्व पढ़ेंगे इसमें 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कोई भी एक त्यौहार है, सपोज गोबर भरानी करके एक त्यौहार है, गोबर भरानी करके त्यौहार है, उसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। तो 3 चीज़ों को याद रखना है। पहला, वो किस महीने में मनाया जाता है। दूसरा, कौन से पक्ष में मनाया जाता है। तीसरा, कौन से तिथि में मनाया जाता है। कौन से महीने में, कौन से पक्ष में, और कौन से तिथि में, ठीक है। तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ज्यादातर त्यौहार ना शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं, कृष्ण पक्ष वाला बहुत कम है। तो कृष्ण पक्ष को हम अलग से याद कर लेंगे, बाकी जो भी त्यौहार हैं वो सब शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। वो कृष्ण पक्ष वाला कैसे याद होगा उसकी चिंता मत करिए, मैं अभी सारा चीज याद कराऊंगा, सारा ट्रिक बताऊंगा, सारा मेथड जिससे मैंने याद किया, जैसे मैं याद करता हूँ वैसे आपको ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो चैत्र महीने में भाई टोटल 7 त्यौहार हैं, ठीक है। चैत्र महीने में टोटल 7 त्यौहार है, 7 त्यौहार को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष में यहाँ पे कोई त्यौहार नहीं है। सबसे पहले शुक्ल पक्ष में टोटल मैं 5 त्यौहार आपको बता रहा हूँ शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष का 9वां दिन, ये सब शुक्ल पक्ष वाले है ना, 9वां दिन 13, 15 और 15 यानी कि पूर्णिमा। तो ये 5 त्यौहार है। तो एक रामनवमी आपको मालूम है भाई चैत्र महीने में मनाते हैं, फिर आगे भी एक नवमी पड़ता है ना, नवरात्रि। तो जो रामनवमी है, तो नवमी भाई, नवमी से 9 याद रख सकते हो आप, तो नवमी से 9 याद कर सकते हो। तो रामनवमी पूछा जाए तो चैत्र महीना शुरुआती महीना है, तो रामनवमी कौन से दिनांक को, 9वें तारीख को, 9वें तिथि, ठीक है। तो ये हो गया रामनवमी। अब बताओ, जिस दिन आप रामनवमी मना रहे हो तो उस दिन बढ़िया साफ सफाई रखोगे, गोबर से लिपोगे, साफ सफाई करते हैं तो गोबर से लिपते ना, तो गोबर भोरानी भी उसी दिन मनाया जाता है रामनवमी के दिन, ठीक है। बस ये एक ही रामनवमी बाकी जगह मनाया जाता है, गोबर भोरानी सुकमा छिंदगढ़ एरिया तरफ मनाया जाता है, इधर नहीं। लेकिन उसी दिन 9वें तारीख को ही कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गोबर भोरानी। क्या, गोबर भोरानी, ठीक है। अब उसके बाद 13 दिन है, तो 13 चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 13वां दिन मनाते हैं आमा खाई। क्या मनाते हैं, आमा खाई। क्या मनाते हैं, आमा खाई। तो ऐसे याद कर लेना, हमेशा हमारी आदत रहती है कि हम दूसरे की हिस्सा का खा जाते हैं। मैं तेरा चॉकलेट खा लूंगा, मैं तेरा फल खा लूंगा, मैं तेरा केला खा लूंगा, मैं तेरा आम खा लूंगा। तो तेरा आम खा लूंगा से ना, तेरा आम खा लिया से 13 से 13वां तारीख का, और आम से आमा खाई, ठीक है। चलो फिर 15वां तारीख यानी कि पूर्णिमा पर। तो पूर्णिमा में याद रखना, पूर्णिमा में आप याद रखेंगे, ये अगर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड यानी कि सरगुजा अंचल में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरगुजा अंचल में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, और बस्तर अंचल में माटी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। तो ये 5 त्यौहार मैंने चैत्र महीने में बताया, जो एक तिथि निर्धारित है। पहला कौन सा, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन, 9वां दिन नवमी, रामनवमी। उसी दिन गोबर भोरानी, और डायरेक्ट याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं गोबर लगाऊं, जैसे गोवर्धन के दिन गोबर लगाते नहीं, तो भाई अपने को लगाते थे तो थोड़ा नहीं मत लगाओ बोलते थे, नहीं तो नहीं से 9 याद कर लेना, गोबर नहीं, ठीक है। तो गोबर भोरानी 9 तारीख, आम से 13 आम खाऊंगा करके 13 तारीख को लेट कर लेना, 13 आम खाई। फिर 15वां दिन यानी कि पूर्णिमा को सरगुजा अंचल में सरहुल त्यौहार मनाते हैं, बस्तर अंचल में माटी त्यौहार मनाते हैं। ये 5 त्यौहार हो गया जो तिथि वाइज है। उसके अलावा 2 त्यौहार ऐसे भी हैं जो महीने के किसी भी तारीख को मना लेते हैं, ठीक है, माह के किसी भी दिन में मनाते हैं। माह के किसी भी दिन मनाने वाले त्यौहार का ना अलग से लिस्ट बना के याद करना, मैं उसको भी लिखा दूंगा। मुझे मालूम है कि आप थोड़ा हलाली करोगे, लेकिन ये हलाली धीरे धीरे छूटना चाहिए, जो बोलता हूँ उसको आप थोड़ा सा किया करिए, मेहनत किया कीजिए। तो माह के किसी भी दिन वाले त्यौहार में ना 2 त्यौहार हैं, बीज पंडुम और चैत्रई। तो माह के किसी भी दिन, एनी डेट, ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एनी डेट, किसी भी दिन वाले में। तो देखो चैत्र महीना, तो वहां से बीज पंडुम, और चैत्र से चैत्रई आप याद कर लेना, चैत्रई पर्व। तो चैत से चैत्रई, ये महीने के किसी भी दिन मना लिए, जो मनाना चाहता है कभी भी मना लेता है।
और ये बीज पूर्णिम, ठीक है। तो चैत्राई पर्व और बीज पूर्णिम ये दो त्यौहार ऐसे हैं जो चैत्र महीने में किसी भी दिन मना लेते हैं। तो चैत्राई चैत से जुड़ जाएगा, बीज पूर्णिम चैत्र महीने में, तो वो मैं अपने याद करने का तरीका है, कुछ बताते बनता है कुछ बताते नहीं बनता है ऑनलाइन में पब्लिकली, तो आप अपने तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो अब हम जंप करते हैं बैसाख महीने में। बैसाख महीना में एक ही त्यौहार आपको याद करना है तिथि वाइज। देखो बैसाख दरअसल है दूसरे महीना त्यौहार, दूसरा महीना है ना बैसाख, चैत्र बैसाख जैसे जनवरी फरवरी वैसे चैत्र बैसाख है दूसरा महीना, लेकिन इस दूसरे महीने के तीसरे दिन को ऐसे याद करना, जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे रिपीट करना, दूसरे महीने के तीसरे तारीख को, तीसरे तारीख मतलब शुक्ल पक्ष के तृतीया को। अभी जितना आएगा सब शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष को ना अलग से मैं लिखा दूंगा, अलग से याद करा दूंगा, उसके बाद जो बच गया सब शुक्ल पक्ष में, तो पक्ष याद करने का झंझट खत्म। तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है बैसाख। और ए बी करके भी याद कर लेना, अक्षय तृतीया अब अक्षय तृतीया अरवा तीज सब बैसाख महीने में, आ वाला सब बा में है, अक्षय तृतीया हो गया अरवा तीज हो गया ये सब बैसाख महीने में, अक्षय तृतीया हो गया अरवा तीज हो गया सब बैसाख महीने में। तो अक्षय तृतीया या अक्ति त्यौहार बोलते हैं पुत्रा पुत्री वाला, तो वो अक्षय तृतीया यानी कि तीसरे दिन मनाया जाता है शुक्ल पक्ष बैसाख महीने के तीसरे दिन, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद महीने के किसी भी दिन में अरवा तीज मना लेते हैं। अब ध्यान रखना अरवा तीज जो है ये त्यौहार में तीज से तीसरा शब्द आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद करना कोई भी तीसरे तिथि को नहीं मनाते हैं, अरवा तीज महीने के किसी भी दिन मना लिया जाता है, तो वहां के किसी भी दिन अरवा तीज मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये बैसाख महीने का हो गया, क्लियर। मैं ज़्यादा रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखते चलना ना, हालांकि कितना भी बोलूँ मन करता है रिवीजन कराने का, बट हर बार नहीं करूँगा। चैत्र महीने में याद करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ इमेजिन करो, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। आप कुछ पढ़े उसको माइंड में इमेजिन किए कि अभी हमने क्या पढ़ा, जहाँ पे आपका फ्लो टूटेगा ना तो अगली बार माइंड अटेंटिव रहेगा कि हाँ यहाँ पे पढ़ना है, याद रहना चाहिए, ताकि मैं जब रिवाइज करूँ तो रिकॉल होना चाहिए। याद करो चैत्र महीना, ठीक है, 5 त्यौहार तिथि वाइज मैंने बताया। 9वें तारीख शुक्ल पक्ष के पूरे हैं, 9वें तारीख को रामनवमी, 9वां तारीख को गोबर भोरानी, 13 तारीख को आमा खाई, 15 को सरहुल पर्व, 15 को ही माटी त्यौहार। उसके अलावा महीने के 2 दिन किसी भी महीने मतलब किसी भी तारीख को क्या मना सकते हैं, एक बीज पंडू मनाते हैं और एक चैत्रई, ऐसे 7 त्यौहार हैं, याद रहेगा, ठीक है। बैसाख महीना दूसरा महीना तीसरा दिन यानी कि शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाते हैं, और महीने के किसी भी दिन अरवा तीज मनाते हैं, ठीक है, कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। मतलब आमतौर पे तीजा कौन रखते हैं, शादीशुदा महिलाएं रखती हैं, लेकिन ये जो अरवा तीज है वो कन्या लोग रखते हैं, ठीक है। फिर आता है ज्येष्ठ महीना। अब ज्येष्ठ महीने में ना 2 त्यौहार हैं, ज्येष्ठ महीने का 2 त्यौहार है। ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ दरअसल ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, जेठ बोलते नहीं रहे, जेठ जी है, देवर छोटा हो गया, जेठ बड़ा हो गया, जुमरा बड़ा, तो ज्येष्ठ का मतलब यूं बड़ा है। अब समझना 2 ऐसे कैरेक्टर है जो हमेशा आपको थोड़े बड़े भारी भरकम लगेंगे, जैसे भीम, भीम को इमेजिन करते एकदम मोटा तगड़ा आते नहीं, तो भीम भैया ऐसे। और दशहरा में रावण, तो रावण भी ऐसे इमेजिन करोगे तो देखे होगे टीवी सीरियल में एकदम पेटू है, पेटला है, दर्शक सारे तो बड़ा बड़ा। तो ज्येष्ठ महीने में जेठ वाला मतलब बड़ा वाले नाम है। कौन कौन से, दशहरा, हालांकि उस दशहरे से कोई लेना देना नहीं है, ये गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा भी ज्येष्ठ महीने में पड़ता है, और भीम यात्रा भी, भीम यात्रा या भीमा यात्रा एक ही मतलब है। तो गंगा दशहरा और भीम यात्रा ये सब ज्येष्ठ महीने में मनाते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, जो दशहरा है वो शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाएंगे, 10वें दिन, और महीने के किसी भी दिन क्या मना लिए, भीमा यात्रा मना लिए, ठीक है। चलो अभी ये देखो सीजी पम प्लस सीजीपीएससी प्री, ये एकदम क्रैश कोर्स टाइप का है, जिसकी वैलिडिटी आमतौर पे जो नॉर्मल 6000 वाली फीस है, जो 6000 की फीस है ना, वो उसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म वैलिडिटी वाला है, क्रैश कोर्स टाइप का, तो आपके सीजीपीएससी प्री के लिए बहुत हेल्पफुल रह जाएगा, काम आ जाएगा, ठीक है, या सीजी व्यापम के कोई से भी बैच के लिए काम आ जाएगा, तो इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम है। और मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज जरूर लें, परचेस करें, क्योंकि अगर कोई एग्जाम दिलाना है ना, आपको एग्जाम निकालना है, तो टेस्ट सीरीज बिना संभव नहीं है। ये हमारे फायदे की चीज़ ये है, अब मैं लिटरली सही बताऊं, हमारे फायदे की चीज़ ये है, लेकिन ये आपके ही फायदे की चीज़ है। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडेंट्स को जोड़े रखने के लिए रखते हैं। इसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, 359 रुपीज़ का है ये, और 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ, और मनीष सर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक क्वेश्चन का, तो उससे और भी आपको पॉइंट्स मालूम चल जाएंगे। तो ये पैटर्न जज करने के लिए होता है, ठीक है। मनीष सर बहुत ही हमारे कोर फैकल्टी में से हैं, कई बार मेंस दिलाए हुए हैं, एक बार इंटरव्यू भी तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। चलो
आषाढ़ महीने, आषाढ़ से मुझे याद आ जाता है कि देखो आषाढ़ बाढ़ ऐसे याद कर सकते हो, बाढ़ में पहिया फंस जाता है ना, रथ फंस जाता है बाढ़ में, तो आषाढ़ बाढ़, बाढ़ पहिया फंस गया, तो ऐसे रथ यात्रा निकाला जाता है। कितने चक्के रहते हैं? 2 चक्के रहते हैं, तो ऐसे आप याद रखना रथ में कितने पहिए? 2 पहिए। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन रथ यात्रा बनाया जाता है, इसी को गोंचा पर्व भी बोला जाता है। और महीने के किसी भी दिन बीज बोहनी पर्व बना लेते हैं, महीने के किसी भी दिन बीज बोहनी पर्व। बीज पंडुम अलग है ना, बीज पंडुम अलग है जो चैत्र महीने में था, और ये बीज बोहनी पर्व है आषाढ़ महीना। बीज बोहनी पर्व, बीज बोए, आषाढ़ महीना मतलब वो जुलाई बरसात वाला महीना रहता है, आषाढ़ ज्यादातर जुलाई में पड़ता है, तो ये बरसात का समय रहता है भाई, तो बीज बो दिए, फिर पानी गिर जाता है, तो ये बीज बोने वाला कार्यक्रम इसी में हो जाता है। तो महीने के किसी भी दिन क्या बीज बोनी पर्व भी मना लेते हैं। ठीक, क्लियर। तो अभी तक जितने भी हम त्यौहार पढ़े, चाहे चैत्र महीने का हो, बैसाख का हो, ज्येष्ठ का हो, आषाढ़ का हो, सब में त्यौहार अभी शुक्ल पक्ष वाला ही है, सब में त्यौहार शुक्ल पक्ष वाला है, कृष्ण पक्ष वाला नहीं है। कृष्ण पक्ष वाला सावन महीने में है, सावन महीने में लगभग लगभग 3 त्यौहार ऐसे हैं, 3-4 त्यौहार ऐसे हैं जो कृष्ण पक्ष में रहते हैं, शुक्ल पक्ष में भी है। तो सावन महीने का कृष्ण पक्ष वाला आप एक याद रख लेंगे। उसके अलावा जो दिवाली है ना, तो दिवाली से पहले वाली चीजें सब कृष्ण पक्ष में होती है, क्योंकि दिवाली अमावस्या टाइप का रहता है, तो उससे पहले सब चीज आपको कृष्ण पक्ष में मिलेंगे। तो कुछ त्यौहार कृष्ण पक्ष में, उसको अलग से याद कर लिए, बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बाकी सब शुक्ल पक्ष है, तो पक्ष का कंफ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, मैं ये बोलूंगा सावन महीने में कुछ कृष्ण पक्ष के त्यौहार हैं, जैसे कृष्ण पक्ष के अमावस्या को दिन 3 त्यौहार मनता है, ठीक है। सावन महीना, सावन माह में कृष्ण पक्ष आता है जी, है ना, ये कृष्ण पक्ष सावन महीने वाला है। मैं इसलिए अलग से स्पेसिफिक बता रहा हूं ताकि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष याद करने की जरूरत ना पड़े। तो सावन महीना कृष्ण पक्ष अमावस्या, अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष का 15वां दिन है। तो अमावस्या के दिन मेनली 3 त्यौहार मनाते हैं। कौन कौन सा 3 त्यौहार? एक तो हरेली, दूसरा है चूंकि अमावस्या है तो इसी दिन ना अम्मुस त्यौहार भी मनाते हैं। अम्मुस, अम्मुस मतलब होता है अमावस्या, अम्मुस त्यौहार। और इसी दिन से ही बस्तर दशहरा की भी शुरुआत होती है। बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है अमावस्या में, हरेली, अम्मुस और बस्तर दशहरे की शुरुआत। तो अमावस्या के दिन 3 त्यौहार मिलनी हो गए, एक हरेली हो गया, एक अम्मुस त्यौहार हो गया, और बस्तर दशहरे की भी शुरुआत इसी दिन हो जाती है, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष अमावस्या 15वां दिन, हरेली, अम्मुस त्यौहार और बस्तर दशहरा भी इसी दिन चालू होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये कृष्ण पक्ष का हो गया जी। अब शुक्ल पक्ष में मेनली यहाँ पर 3 त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे। शुक्ल पक्ष में 3 त्यौहार देखने को मिलेंगे। एक पंचमी के दिन नाग पंचमी, और नवमी से पूर्णिमा, यहाँ पर पूर्णिमा है, नवमी से पूर्णिमा के दिन कजरी त्यौहार। हालांकि ये जो कजरी त्यौहार है ना, ये थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे ना तो अलग डेट दिखाएगा, और यहाँ छत्तीसगढ़ वाला मिलेगा भी नहीं कजरी त्यौहार, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल कजरी त्यौहार को ना नवमी से पूर्णिमा मान लेना, याद रख लेना पर्पज से। कभी इन केस ऐसा कुछ विशेष जानकारी मिलती है इसके बारे में तो मैं अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए याद रख लेंगे। पीएससी व्यापम खुद इट सेल्फ कॉन्ट्रोवर्शियल है, अपने आंसर पलटते रहता है, उतना चिंता करने की बात नहीं। इसको याद ऐसे रख लेना अभी फिलहाल के लिए। कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, तो एक गाना था नहीं, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, तो कजरारे से कजरी याद रखना और नैना से नौ याद कर लेना, ठीक है। तो नवमी से 15वें दिन ये कजरी त्यौहार मनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन भाई बहन का कैसा पर्व है? पावन पर्व है, भाई बहन का पावन पर्व है। तो पावन से सावन याद कर लेना, सावन महीने के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। क्लियर? चलो, अच्छा मैं एक चीज को लिखते जाता हूं ताकि ना आप उसको लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज को लिख रहा हूं इसको देखना समझना। एक माह के किसी भी दिन मनाए जाने वाले त्यौहार, एक क्या बोला, माह के किसी भी दिन मनाए जाने वाले त्यौहार। और एक स्लाइड में हम लोग लिखेंगे जितने भी पूर्णिमा वाले हैं, पूर्णिमा वाले त्यौहार, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब याद करो, माह के किसी भी दिन वाले में सबसे पहले शुरुआत किए थे चैत्र महीने का, है ना। तो चैत्र महीने में एक त्यौहार था बीज पंडुम,
और दूसरा त्यौहार था चैत्र में चैत्रई। ये महीने के किसी भी दिन मनाया जाता है चैत्र में, चैत्रई। क्लियर। एक बात बता दूं, आप इसको भले पढ़ लिए होगे लेकिन हल्के में मत लिया करो, रिवीजन चलता है तो बढ़िया इत्मीनान से देखा करो इसको, ठीक है। उसी चक्कर में सब निपट जाते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ बोल के, यही चीज़ आप गलती करते हैं। बैसाख महीने में एक त्यौहार था अरवा तीज। ठीक। ज्येष्ठ महीने में एक, जो महीने के किसी भी तारीख को मना लिए, वो है भीमा यात्रा। जैसे बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है। तो ये देखो, बीच पंडुम चैत्राई, फिर ये अरवा तीज, ये भीमा यात्रा, उसके बाद आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने में बीज बोहनी पर्व मनाते हैं, महीने के किसी भी दिन बीज बोहनी, वो गोंचा पर्व ऊपर वाले है, रथ यात्रा का ही गोंचा पर्व बोलाता है। आषाढ़ महीने के किसी भी दिन बीज बोहनी पर्व मनाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। बीज बोनी, ठीक। एक बात मैं आपको बता दूं, अपना एटीट्यूड हमेशा ऐसा रखा करो कि किसी चीज की शुरुआत आपने कर दी, फिर नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको अंजाम तक ले जाया करो, उसको खत्म किया करो। आप भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, आप सिर्फ चिंता करेंगे कि जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको आप खत्म करें। अगर मैं 40 डेज का क्रैश कोर्स चालू कर रहा हूं तो मेरा प्रयास रहेगा कि 40 डेज का क्रैश कोर्स मैं खत्म कराऊं और पूरा पढ़ाऊं, टाइम पास स्टेप का नहीं, अच्छे से पढ़ाऊं। और आपका प्रयास रहेगा कि आप इसको देखना चालू कर दिए तो इसको नस नस में बसा लेना, नस नस में बहना चाहिए। 40 डेज में जितने भी कंटेंट है मिक्स पढ़ रहे हैं, बढ़िया जबरदस्त पढ़ाई हो रही है, बस इसको पढ़ते रहना, कवर करते रहना। इसके अलावा किसी भी चीज़ को अगर आप शुरुआत कर देते हैं, आप डिसाइड कर लिए भाई अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगा, अब मैं क्लास जाऊंगा डेली, अब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, अब मैं ऑनलाइन क्लास योगेंद्र सर का वीडियोस देखूंगा लाइन से, सोच लिए मतलब जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक। बिगिनिंग इज इजी, कंटिन्यूइंग इज हार्ड। तो ये 40 डेज वाला टारगेट और चैलेंज सब कवर करना, ठीक है। और लाइफ का कोई सा भी एस्पेक्ट हो, हर जगह ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। चलो, तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो ये हम देख रहे हैं। और एक पूर्णिमा वाला त्यौहार है, पूर्णिमा वाले को भी लाइन से जो जो आ रहा है ना उसको अलग से नोट्स बनाते हैं, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ। तो देखो, चैत्र पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन दो त्यौहार हैं, सरगुजा अंचल में सरहुल और बस्तर अंचल में माटी तिहार। चैत्र बैसाख पूर्णिमा नहीं है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, सावन महीना आएगा। सावन महीने में है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, ठीक है। चलो, तो ये देखिए आपका आषाढ़ सावन ये सब कवर हो गया, पूर्णिमा रक्षाबंधन भादो महीना। अब जो मैं बात कर रहा था कृष्ण पक्ष की, तो एक कृष्ण पक्ष आपका सावन महीना वाला रहेगा, ठीक है, एक आपका भादो महीना में भी है, ठीक, एक भादो भी महीना भी है। तो उसको ऐसे याद कर, देखो सावन वाला ना याद रखना, सावन वाले के 2-3 त्यौहार, खास करके सावन अमावस्या हरेली है, तो सावन अमावस्या बहुत फेमस कॉमन है हरीले त्यौहार, तो सावन महीना वाला आपको कृष्ण पक्ष याद रहेगा। और भादो महीने का, भादो इसको ऐसे याद करें ना कि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण सबको भाते हैं, ठीक है, कृष्ण सबको भाते हैं, तो भादो महीने में भी कृष्ण पक्ष वाले त्यौहार हैं, कुछ शुक्ल पक्ष के भी हैं लेकिन कृष्ण वाले भी हैं, तो कृष्ण वैसे याद रख लेना। उसके अलावा जो दिवाली का टाइम आएगा कार्तिक वाला महीना, उसमें भी कृष्ण पक्ष हम देखेंगे, तो कुछ गिने चुने कृष्ण पक्ष है, बाकी सब जगह शुक्ल है। अब यहाँ पर देखो आपका कृष्ण पक्ष के पहले दिन ये मनाते भोजली विसर्जन, तो भादो से भा से भादो, भा से भोजली, भा से भादो, भा से भोजली,
चतुर्थी के दिन बहुरा चौथ मनाते हैं, तो चौथ से चौथा याद ही रहेगा, सब कृष्ण पक्ष बहुरा चौथ, तो ये संतान के लिए रखा जाता है। तो संतानवती माताएं, ठीक है, अपने संतान के लिए, मतलब बच्चों के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए 3 व्रत रखती हैं, 3 त्यौहार मनाया जाता है। पहला है बहुरा चौथ। क्या होता है वो त्यौहार, अब किसी और सेशन में देखेंगे, लाइन से अलग अलग त्यौहार पर जब मैं चर्चा करूंगा। एक होता है हल षष्ठी, और एक होता है बेटा जुतिया। ठीक है, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं बेटा जुतिया, भले बेटा हो जैसा भी, ठीक है। तो भोजली विसर्जन भादो महीने के पहले दिन, चौथे दिन बहुरा चौथ, छठवें दिन हल षष्ठी या कमच्छठ, वो मम्मी ऐसे थपथपी मारती है ना पीछे पीठ पे। अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी, और भादो अमावस्या के दिन पोला। तो अमावस्या वाला भी याद रख लेना आप, ठीक है, अमावस्या वाला भी याद रखते चलेंगे। जैसे अभी सावन अमावस्या हरेली था, चलो ये पूर्णिमा, और यहाँ पे ना अमावस्या को भी एक ठोक ब्रेक करके से बना देते हैं। इधर ये अमावस्या वाला, अमावस्या वाला, अमावस्या सबसे पहले कौन सा अमावस्या देखे हम, चैत्र नहीं था, बैसाख नहीं था, ज्येष्ठ भी नहीं था, आषाढ़, आषाढ़ भी नहीं था, सावन। सावन अमावस्या के दिन क्या है, हरेली। ठीक है, आप पूरा लिखना, चैत्र पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, सावन अमावस्या, ऐसे पूरा लिखना, ठीक है। उसके बाद भादो, नहीं, भादो, तो भादो अमावस्या के दिन पोला। तो ऐसे याद कर लेना, जैसे अमावस्या रहेगा, पोला तो अमावस्या में मनाते हैं, ऐसे याद करना। पोला से ना सब पेला याद करना, पेला मतलब समझते हो, जैसे बोले ओल में पेल दे आज, मतलब उसको ढकेल दिए, ठोक दिए, ऐसा टाइप का पेल दिए। अरे बाइक से बोल पेल दे, मतलब उसको ठोक दिए, ठेक दिए, ऐसा टाइप का उसका मतलब है। तो अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है भाई, अंधेरा रहता है, तो अंधेरे में क्या आप किसी को मान के चलो पेल दिए तो वो गिर गई, ठीक है, मतलब भद से गिर गया, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो भादो अमावस्या के दिन पोला से याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये 3 त्यौहार संतान के लिए रखा जाता है, ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर शुक्ल पक्ष जब चालू होता है तो तीजा, तीसरे दिन तीजा मनाएंगे, और इसी तीसरे दिन धनकुल त्यौहार भी मनाते हैं। चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, और नवमी से ये फिर पूर्णिमा है, नवमी से पूर्णिमा के दिन कभी भी नवाखाई मना लेते हैं, नवमी से पूर्णिमा के दिन नवाखाई, ठीक है। और माह के किसी भी दिन करम पर्व, तो ये भादो महीने के किसी भी दिन वाले में क्या, करम पर्व, ठीक है। ये देखो, भादो महीने के किसी भी दिन वाला जो आएगा उसमें क्या है, करम पर्व है, एक ही त्यौहार है करम पर्व। क्लियर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्वार या अश्विन महीना। तो क से क्वार और क से कृष्ण पक्ष, तो क से क्वार महीने में भी कृष्ण पक्ष वाला है, फिर कार्तिक वाला है, उसके बाद ज्यादा नहीं है। तो क्वार महीने में, जिसको अश्विन महीना भी बोलते हैं, तो कृष्ण पक्ष में पहले से अमावस्या के दिन पितर पक्ष मनाया जाता है, बस उसमें उतना ही है। और बस बीच में याद रखना, अष्टमी दिन, अष्टमी के दिन बेटा जुतिया या बेटा जीवतिया भी त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, बेटा जुतिया डायरेक्ट याद करना हो तो कैसे याद करोगे, ठीक है, कैसे याद करोगे। तो देखो, एक तो ये कुंवार महीने का है, तो बेटा कैसा है, जुतिया तो है ही, मतलब बेटा जुतिया त्यौहार है, बेटा क्या है, कुंवारा है, ठीक है, कुंवारा है, तो कुंवारा से कुंवार याद रख लेना। बेटा क्या है, कुंवारा है, समझ लेना, तो बेटा क्या है, कुंवारा, तो कुंवार महीने में मनाते हैं। और अष्टमी 8वें दिन मनाते हैं, ठीक है, बेटा टाटारन 8, तो ऐसा बेटा जुतिया 8वें दिन कृष्ण पक्ष के है ना। और कृष्ण भी है भाई, सब कृष्ण है, कान्हा है, ऐसे बता दें, मेरा मेरा बेटा कान्हा है, कान्हा, बस वैसे याद कर लेना, कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन बेटा जुतिया मनाते हैं। फिर जब शुक्ल पक्ष चालू होता है तो पहले से नवमी दिन नवरात्रि, फिर 10वें दिन दशहरा, और क्वार महीने के पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। क्वार महीने के पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ओह माय गॉड, मेहनत बेकार हो गया।
चलो ये हट गया, इतना मेहनत से बना रहा था, अब उसको आप बनाएंगे, अब आपका काम है उसको बनाना। ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब आप ऐड कर लेना ना, जो मैं महीने के किसी भी दिन वाला बोल रहा था उसको आप ऐड कर लेना। तो पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा, और कुंवार से कार्तिक महीने के बीच में ना कभी भी चरु यात्रा पर्व मना लेते हैं। कुंवार से कार्तिक के बीच में चरु यात्रा पर्व मना लेते हैं, बहुत अच्छा त्यौहार है, इसमें महिलाओं का जाना वर्जित रहता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। और कुआ महीने में किसी भी दिन कोरा पर्व मनाते हैं, तो कुआ से कुंवार, का से कोरा, का से कुंवार और का से कोरा। फिर कार्तिक महीना आता है, तो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष वाले चालू होता है, क्योंकि 13वां दिन धनतेरस, फिर 14वां दिन नरक चौदस, अमावस्या के दिन दिवाली, या इसको सुरुति पर्व, तो ये याद रखना, लक्ष्मी पूजा को ही सुरुति बुलाता है, सुरुति पर्व है ना, या लक्ष्मी पूजा। और अमावस्या के दिन गौरा पर्व भी मनाते हैं, छोड़ो, शुक्ल पक्ष के पहला, फिर याद करो दिवाली के अगले दिन गांव वगैरह में मनाते हैं गोवर्धन पूजा, फिर उसी दिन दियारी त्यौहार भी मनाते हैं, दियारी पर्व। फिर दूसरे दिन भाई दूज, या उसी हम गांव में मातर में मनाते हैं। शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन कार्तिक महीने वाला आंवला नवमी मनाते हैं, आंवला पूजा करते हैं। फिर एकादशी है, छोटी दिवाली बोलते हैं, देव उठौनी जेठौनी है ना। और पूर्णिमा के दिन 15वां दिन क्या, कार्तिक स्नान किया जाता है, कार्तिक स्नान किया जाता है, इसको याद रखेंगे। फिर अग्गन महीना, तो अग्गन महीने में अग्गन गुरुवार और लक्ष्मी जगार, ये देखो कभी भी लक्ष्मी जगार मतलब वहाँ त्यौहार रहता है, अग्गन गुरुवार लक्ष्मी जगार। तो आपको मालूम होगा अग्गन महीने में आमतौर पे कि लक्ष्मी आएंगी माता करके चौक से पुराते हैं, और उनके आगमन के लिए से पद चिन्ह बनाते हैं। अग्गन गुरुवार को महिलाएं उपवास भी रखती हैं, ठीक है, ताकि लक्ष्मी आते रहे घर में। पौष महीना, पौष महीना शुक्ल पक्ष के एकादशी 11वें दिन बड़े भजन का रामनवमी मेला लगता है, ठीक है ना, याद रखना, बड़े भजन का रामनवमी मेला लगता है पौष महीने में। और पौष महीने के पूर्णिमा में छेरछेरा लगता है, पौष महीने के पूर्णिमा में छेरछेरा लगता है, याद रखना, ठीक है। तो छेरछेरा में क्या मांगते हैं, धान वगैरह मांगते हैं, तो धान क्या रहता है, पौष्टिक रहता है, तो धान पौष्टिक, तो पौष्टिक से याद रखना पौष महीना, पौष्टिक से क्या याद रखेंगे, पौष महीना याद रखना। और छेरता पर्व भी मनाते हैं, देखो छेरछेरा के दिन ही छेरता डांस वगैरह भी पड़े थे ना, नृत्य है ना, महिला करे तो तारा, पुरुष करे तो छेरता, वही एक ही मतलब है। फिर माघ महीना आ जाता है, माघ महीने का देखो शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन बसंत पंचमी, माघ पंचमी बसंत पंचमी, ठीक है। और महीने के किसी भी दिन धेरसा पर्व मना लेते हैं, महीने के किसी भी दिन धेरसा पर्व मनाते हैं। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन महाशिवरात्रि और पूर्णिमा होली। और महीने के किसी भी दिन देखो 4 पर्व, भीमल पंडुम, कार्य पंडुम, उराव पंडुम, मेघनाथ पर्व। देखो एक भीम यात्रा अलग है ना, और भीमल पंडुम अलग है, बीज बोहनी और बीज पंडुम अलग है, ठीक है। तो वो थोड़ा मिलते जुलते नाम है, उसको याद रखना। अभी जो फाल्गुन है ना उसको मैं फालूदा से याद कर लिया। 4 त्यौहार आपको कैसे याद करेंगे, 4 त्यौहार कैसे याद करेंगे कि महीने के किसी भी दिन, लेकिन कौन से महीने के, फाल्गुन महीने के। इसको आप ऐसे याद करना, फाल्गुन से फालूदा याद कर लेना। अब खाने वाले कौन भाई, भीम, भीम याद रखना, भीम। मेघनाथ वो भी खाएगा, ठीक है। कारे पंडुम, कारा कांटक चम्मच से खाते नहीं, कारा बोलते उसको, कांटक चम्मच, ठीक है। उराव पंडुम, उराव वाले लोग खाते हैं, ऐसे लेट कर लेना फालूदा। तो भीमल पंडुम, कार्य पंडुम, उराव पंडुम, मेघनाथ पंडुम, ये फाल्गुन महीने के किसी भी दिन मनाया जाता है। तो ये पूरा 12 महीना था छत्तीसगढ़ के इस सेशन में, आज पूरा 12 महीना बताया। कल का सेशन हो सकता है कि अपन बस्तर दशहरा की बात करें, फिर उसके अगले सेशन और भी जो बचे हुए त्यौहार हैं सबके बारे में डिटेल में बात कर लें। ऐसे पूरे 40 दिन में कवर होगा, अभी वेट करना ना, जाना नहीं है। अभी मैं पॉलिटी की भी क्लास लूँगा। तो मैं जैसे मैंने बोला ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में मैं थोड़ा कम लेक्चर रिकॉर्ड कर करके दे रहा हूँ आपको, लेकिन आगे आएगा समय उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपका आदत बनाना है, अभी मैं नहीं चाहता कि आप छोड़ के जाएं, पहले दिन ही सरेंडर मार दें। तो शुरुआत में कुछ दिन आपको ऐसे ही थोड़े कम कंटेंट रहेंगे, हालांकि ये भी कम नहीं है, थोड़ा स्पीड से ही बता रहा हूँ मैं। चलो, ये अगर कोई कोर्स लेना चाहे तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, ये सब डिटेल हमारे एप्लीकेशन में जाकर आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए ना तो ये नंबर है 8770123687, 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, 10,000 फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के मुकाबले बहुत कम है, तो फॉलो कर लीजिए ना, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, ठीक है। चलो, अब पॉलिटी में हम चालू करेंगे पहला भाग। पॉलिटी संविधान में हम इसको, मैं खैर नोट्स से अपन बता बात भी कर लेंगे, नोट्स में देख भी लेंगे, लेकिन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंतर्गत हम
3 भागों में अगर मैं बांटूं, एक हम पढ़ते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना हमने डन कर लिया। फिर रहेंगे भाग, अब कोई 22 भाग, कोई 25 भाग बीच बीच में जुड़ के ना वो उतने हो गए, तो एक पार्ट्स पढ़ने हैं, समझ लो ये चैप्टर्स टाइप का है, ठीक है। फिर एक अलग से अनुसूची हमको पढ़ना है, शेड्यूल, प्रियम्बल, पार्ट्स और शेड्यूल। तो अब भाग हम चालू करेंगे, भाग पढ़ना चालू करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर भाग 1 पर रहेगा, पार्ट 1। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा सकता हूँ हर एक चीज़ को, छत्तीसगढ़ को वैसे पढ़ाने का मन नहीं करता बाइलिंगुअल, बाकी इंडियन जीएस जो भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, बाइलिंगुअल रहता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो किसी भी माध्यम के बच्चों को, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मतलब कोई नहीं। मैं इंग्लिश में भी एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी तक जा सकता हूँ, हिंदी में भी एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी तक जा सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो भाग 1 और पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, तो उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, क्लियर। चलो, तो भाग 1 नोट्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप समझना। पार्ट 1, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, टेरिटरीज स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाए और राइटिंग अच्छी ना लगे, उसको नोट से देख लेना, ठीक है। पार्ट 1, यूनियन एंड टेरिटरीज, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब भाग एक में कुल 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल कहने का तात्पर्य है अनुच्छेद। और एक बात मेरी गांठ बांध ले, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा मेरे हिसाब से चलो, और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करो। जीवन में ना कभी आप धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि ना आप बात मानते नहीं हो, ठीक है। मैं क्या बात बोल रहा हूं अभी, अभी हम अनुच्छेद पढ़ना चालू कर रहे हैं ना, तो सारे अनुच्छेद टिप पे होने चाहिए। मैं लाइन से 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक बता सकता हूँ, एक एक अनुच्छेद आपको याद करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से हमको पढ़ना है। उससे फायदा यह है कि अगर डायरेक्ट अनुच्छेद से सवाल पूछे तो आपसे बन जाएगा, और अपना खड़े खड़े पूरा पॉलिटी पढ़ा सकते हो एक साथ। तो ऐसे कमांड आपको पॉलिटी में रखना है, तो ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए आप, ठीक है। तो अभी मैं लाइन से आर्टिकल बता रहा हूँ ना, अनुच्छेद। अभी इसमें टोटल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। आर्टिकल कितने हैं? 1 से लेकर 4। बोले सर ये पार्ट क्या भाग है? चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर, उसके अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक है, बस ऐसे समझना, ठीक है। तो भाग 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, उसमें हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। तो मैं उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो पूरा अनुच्छेद भी आप याद करते चलना, यहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। चलो, तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्या क्या है उसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ठीक। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत shall be union of state। इस शब्द को याद रखना, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहां से जो सवाल बन सकते हैं, पहला तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब क्या बोला है? भारत को राज्यों का संघ होगा। भारत को संविधान में क्या बताया गया है? भारत को ये बताया गया कि राज्यों का संघ है भारत, ठीक है। एक और चीज याद रखना, संविधान में भारत को और किस किस नाम से जाना जाता है? ऐसे देखा जाए तो भारत को हिंदुस्तान भी बोल दिए, आर्यवर्त भी बोल दिए, ठीक है, अखंड भारत बोल दिए, इंडिया बोल दिए, हिंदुस्तान, बहुत सारे अलग अलग नाम है। लेकिन संविधान के अनुसार इंडिया के कितने नाम हैं, भारत के कितने नाम है? तो 2 ही नाम है, भारत और इंडिया, दैट्स इट, कोई हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है।
भारत और इंडिया, बस यही दो नाम संविधान में मेंशन है, ये ऑफिशियल नेम है, समझ लो संविधान द्वारा दिया गया। क्लियर? जैसे मेरा हो सकता है ऑफिशियल नाम हो भाई जो योगेंद्र कुमार साहू, घर में कुछ और नाम बोल दिए, प्यार से छोटू बुला दिए, ठीक है, कोई काना बुला दिया, कोई कुछ बुला दिया, योगू बुला दिया, तो ये ऑफिशियल नाम है, समझ लो ऑफिशियल नाम योगेंद्र कुमार साहू, ठीक ये। लेकिन घर में या कोई और प्यार से कुछ और बोल दिया, कुछ उपनाम दे दिया, तो वो अलग हो गया। तो बस वैसे इंडिया और भारत ये दो नाम ऑफिशियल नेम है, समझ लो संविधान के अनुसार। और ध्यान रखना राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ यूनियन, ध्यान रखना संघ हिंदी में संघ ही है, लेकिन अंग्रेजी में इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन आप देखोगे तो दोनों का मतलब होता है संघ, लेकिन याद रखना जो भारतीय संविधान है वो भारत को क्या बताता है, वो भारत को ये बताता है कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कैसा है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। बोले सर दोनों में क्या अंतर है, वही चीज बार बार घुमा को फिरा के बोल रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूनियन वाला जो संघ है इसका ये मतलब है कि कभी भी कोई राज्य भारत देश से अलग नहीं हो सकता, और फेडरेशन वाले संघ का मतलब ये है, जैसे उदाहरण के तौर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का संघ है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो एक समझौते का परिणाम है, समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब चाहे तब उस संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत देश के किसी राज्य को ये इजाजत नहीं है कि वो अलग हो जाए। तो बस इतना सा डिफरेंस है यूनियन और फेडरेशन में, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें यह भी बताया गया आर्टिकल 1 में कि भारत है, ठीक है भारत है, लेकिन भारत मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं भारत में हूँ कैसे मानूं? मैं पूछ रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ में किसी जिले में हो, दुर्ग में हो, भिलाई में हो, कोई भी शहर में हो, आप घर में हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भारत है कैसे मालूम? तो बताता है ये आर्टिकल 1 की भारत मतलब क्या, उसका जो राज्य क्षेत्र है ना, संघ है उसके राज्य क्षेत्र, तो ये जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र ये बताता है कि हाँ भारत का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, राज्य क्षेत्र। तो इसका जो टेरिटरीज है, टेरिटरीज बताता है राज्य क्षेत्र क्या क्या। तो ध्यान रखना इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, राज्य क्षेत्र में मतलब भारत का जो क्षेत्र है वो स्टेट से मिलकर बनेगा, यानी कि राज्यों से। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बनेगा। और तीसरा बनेगा एक्वायर्ड टेरिटरीज से। एक्वायर्ड टेरिटरीज यानी कि अर्जित प्रदेश। तो जैसे राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब के सब आते हैं राज्य में। केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जितने भी हो गए, अंडमान निकोबार, दादर नगर, जितने भी हो गए, दमन दीव, ठीक, वो सब के सब यूनियन टेरिटरीज वो भी हैं। और एक और ऑप्शन खुला रखा गया है, एक और ऑप्शन खुला रखा गया है कि कल को ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान के किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिए, उसको भी अपने में मिला लिए, तो उसके लिए भी है अर्जित प्रदेश, एक्वायर्ड टेरिटरीज, अर्जित प्रदेश। तो राज्य क्षेत्र में क्या क्या है, 3 ही बातें हैं, याद रखना, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज में। एक एक आर्टिकल को डीप में बताऊंगा, एक एक प्रावधान को, एक एक सब सेक्शन को, आप उसको बस याद करते चलें, पॉलिटी एकदम तगड़ा हो जाएगा, पॉलिटी बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, एकदम खतरनाक रूप से, ठीक है। और अगर कभी मौका मिला, समय मिला, तो भारत देश की जो राजनीति है ना, उस पर भी कभी बात करेंगे कि भारत देश के आज़ादी के समय और उसके बाद से जो लेकर अभी तक की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, पूरा राजनीति पढ़ेंगे हम, ठीक, आज़ादी के बाद वाला। वो ऐसे एग्जाम में हो सकता है बहुत कम चांसेस रहे पूछे जाने के, लेकिन पूरा एक एक स्टोरी बताऊंगा। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, किसने क्या क्या काम किया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोदी जी हो गए, या राहुल गांधी हो गए, संजय गांधी हो गए, सबके स्टोरी लाइन से। लेकिन वो समय मिलेगा तो बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा उसके बाद उसको भी देखोगे ना, तो एकदम लगेगा कि हाँ पॉलिटी पे, संविधान पे पकड़ है, राजनीति पे पकड़ है। स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। कल को कोई क्षेत्र कब्जा कर लिया इसमें। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि भारत देश में किसी क्षेत्र को अर्जित करने वाली व्यवस्था तो है, अर्जित करने जैसा प्रावधान तो लिखा हुआ है, एक्वायर्ड टेरिटरीज, अर्जित प्रदेश। क्या ये भी लिखा हुआ है कि भारत देश से हम किसी क्षेत्र को दूसरे को दे सकते हैं? सोचिए, जवाब है ना। लिखा हुआ सिर्फ अर्जित प्रदेश, दिया वाला नहीं है, देने वाला, सिर्फ अर्जित वाला है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब बस यहां पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन इस कंफ्यूजन को भी दूर करने का तरीका है, ये ई से एक्सटर्नल और आई से इंटरनल,
ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा? अल्फाबेट हिसाब से ई पहले आएगा फिर आई आएगा। तो 2 और 3 में, 2 में ई है, 3 में आई है। ई से एक्सटर्नल, आई से इंटरनल। मतलब आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, दैट व्हाट्स आर्टिकल 2 सेज, ठीक है। किसी नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसी नए राज्यों का निर्माण करना है, दो राज्यों को तोड़कर एक राज्य बनाना है, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना, या एक राज्य को तोड़कर 2-3 राज्य बनाने हैं, नाम परिवर्तन करने हैं, वो सब आर्टिकल 3 में है, ठीक है। तो ये भी नए राज्यों का निर्माण है, फॉर्मेशन है। अब बोले सर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में एक अंतर ये है कि आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्र को, जैसे पाकिस्तान का लाहौर को कब्जा कर लिए, दुआ कब्जा कर लिए, तो वो सब प्रोसेस आर्टिकल 2 के तहत होगा। वो सब प्रोसेस किसके तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत होगा। बोले छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करना है, तो बताओ छत्तीसगढ़ एमपी ये सब तो इंडिया का ही पार्ट है ना, इंटरनल पार्ट है, तो वो सबका प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 3 में है। तो अगर एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है, आर्टिकल 3 के तहत हो रहा है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो रहा है, आर्टिकल 3 के तहत हो रहा है। अगर ओडिशा का नाम ओडिशा किया जा रहा है, आर्टिकल 3 के तहत हो रहा है। तो जो भी अंदरूनी गतिविधियां होंगी, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना दिए, एक राज्य को तोड़कर दो बना दिए, नाम परिवर्तन कर दिए, ये सब किस में होगा? आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 2 और 3 में समझ आया, ये बाहरी कुछ करना है, बाहरी राज्यों को प्रवेश दिलाना है, और ये अंदर में कुछ परिवर्तन करना है, दो है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 क्लियर हो गया। अब ये ठीक है, ये नए राज्य को प्रवेश होगा, निर्माण होगा, सब तो समझ गए। कैसे होगा, कौन होगा? तो संसद द्वारा किया जाएगा, कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर ये काम किया जाएगा। जो भी करना है, नए राज्य को प्रवेश करना है, निर्माण करना है, नाम परिवर्तन करना है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या आ गए? राज्य क्षेत्र में तो राज्य आ गए, केंद्र शासित प्रदेश आ गए, अर्जित प्रदेश आ गए। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल, नए राज्यों का प्रवेश की बात करता है, बाहर से कोई राज्य हमको लेकर आना, इंडिया के बाहर से। आर्टिकल 3 क्या कहता है? इंटरनल, यानी कि अंदरूनी कुछ परिवर्तन करना है। और ये सब दोनों आर्टिकल 2 और 3 किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा। संसद नियम कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। पावर किसके पास है? संसद के पास है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में किए गए जो परिवर्तन है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन हम करेंगे, संशोधन ही तो होगा ना। अरे मैं नए राज्यों को प्रवेश कर लेता हूं, मान के चलो मैं नए राज्यों का प्रवेश करवा लिया, किसका? लाहौर को मिला लिए बोले इंडिया में, तो ये संशोधन होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? देखो, ये आर्टिकल 2 में भी होगा, और आर्टिकल 1 प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, और ये राज्य क्षेत्र में क्या आएंगे? स्टेट, यूनियन टेरिटरी। तो भैया स्टेट, अब ये स्टेट में छत्तीसगढ़ एमपी के अलावा लाहौर भी तो जुड़ जाएगा, इसमें परिवर्तन होगा, तो संशोधन होगा। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे, जो भी अमेंडमेंट होंगे, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं कंसिडर करेंगे। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत हुए संशोधन, अंतर्गत संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। बोले सर नहीं समझ आया। बिल्कुल आराम से, संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत हुए संशोधन, आर्टिकल 368 यानी कि 300 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। बोले सर क्या मतलब है? संशोधन हो लेकिन संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। क्या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा? देखो, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, संशोधन या अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है। बोले सर कौन कौन से 3 तरीके से? तो एक होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का, आधे से ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, आधे राज्यों का अनुमोदन। राज और वो नहीं है क्या? राज्य तो
अभी है आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, बोले सर ये क्या आइटम है, ये संशोधन होता है। संशोधन साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब आम बहुमत, 50% से ज्यादा वोट। ठीक है, 50% से ज्यादा वोट मिल गया, सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। ये इंग्लिश में बताते चलो, आप लिख लेना ना, हिंदी वाले भी अंग्रेजी लिख लिया करो, कम से कम इंग्लिश में पकड़ बनते जाएगा। आप बोलोगे अचानक से मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगे, नहीं होगा, लेकिन सीखना जरूर। क्या है, एक समय बाद ना आपको पैसा खुशी नहीं देगा, आपको मान सम्मान खुशी देगा। क्या है, पैसे तो आपको क्लर्क बनने से भी मिल जाएंगे, लेकिन आप पीएससी के लिए क्यों फाइट कर रहे हो, क्यों फाइट कर रहे हो, डिप्टी कलेक्टर के लिए, डीएसपी के लिए, मान सम्मान के लिए। ठीक है, तो एक समय में ना पैसा खुशी नहीं देता, मान सम्मान खुशी देता है। तो मान सम्मान पे आपके कब ठेस पहुंचेगी, जब कोई अंग्रेजी में बात कर रहा हो और आप उसका रिप्लाई नहीं करो। वो आपका चॉइस हो सकता है कि मैं बिल्कुल, मुझे हिंदी बहुत प्यारा है, मुझे अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत प्यारी है, छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इंग्लिश भी सीखूंगा। तो कभी कोई ऐसा होता है कि कोई अंग्रेजी में सवाल कर दिया आप, या झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, अंग्रेजी में वो बोल रहे हो और आप उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा बेइज्जती महसूस होता है। आप कभी फ्लाइट में सफर कर रहे हो, बाजू वाला आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा हो, आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाए, थोड़ा सा बेइज्जती महसूस होता है। तो इंग्लिश भी सीखते चलो, एक ही दिन में आप इंग्लिश नहीं सीख जाओगे। ठीक है, वो कैसे सीखोगे, एक कम से कम जो पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा सा इंग्लिश टेक्नोलॉजी बोलते चलो, जानते चलो, धीरे धीरे उसको शब्दों में यूज करना, और क्या। ठीक है, विशेष बहुमत, इस ये क्या है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आगे चल के और कभी पर बात करेंगे। प्रेजेंट वोटिंग का 2/3, टोटल का आधे से ज्यादा, ये सब ऐसे कंसेप्ट है। ठीक है, आधे से ज्यादा और उपस्थित मतदान करने वाले 2/3, सब सब है कंसेप्ट, तो उसको देखेंगे। इसमें स्पेशल मेजोरिटी तो लगता ही लगता है, 2/3 वाला कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन आधे राज्यों का अनुमोदन भी लगता है, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट। और यहां पर ध्यान रखना, ये आधे राज्यों का अनुमोदन है, आधे से ज्यादा नहीं है, आधे राज्यों का अनुमोदन है, आधे से ज्यादा का नहीं है, इस बात का रखना, आधे राज्यों का अनुमोदन लगेगा। ठीक है, अब मैं बताऊं, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं, साधारण, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। लेकिन ये जो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य वाले हैं ना, इसी को हम लोग अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान संशोधन मानते हैं, सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानते हैं, आर्टिकल 368 के तहत। यानी कि संविधान में संशोधन तो साधारण बहुमत से भी हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत हम यही दोनों को कंसिडर करते हैं। तो वही बात ये बोला कि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि ये कि आर्टिकल 2 और 3 में के तहत कोई संशोधन करना है, कुछ नियम कानून, तो कैसे हो जाएंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। ये भाग 1 कहता है। ये भाग 1 में ना एक और कंसेप्ट हमको पढ़ना है। तो ये 4 अनुच्छेद देखो, 4 अनुच्छेद देखो, फिर मैं आर्टिकल 2A भी पढ़ाता हूं आपको। चलो, 1 2 3 4 आपको याद हो गया होगा, तो अनुच्छेद 2A हम पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A, अनुच्छेद 2A। ठीक है, एक बात आप याद रख लेना, कहीं पे भी संविधान में आप अनुच्छेद के बाद ये ऐसे कैपिटल लेटर देखे, 2A कैपिटल में, ये रहेगा ना तो नहीं। जैसे 39A देखे तो ये समझ लेना ये संविधान संशोधन में हुआ है, बाद में जोड़ा गया है, संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद को जोड़ा गया है। लेकिन हाँ, आप 39A जोड़ देख लिए, 39B जोड़ लिए, 39C देख लिए, ये छोटा ABC रहेगा ना, मतलब उसके प्रावधान में पहले से था। लेकिन कैपिटल ABCD देखोगे तो समझ जाना कि आप ये संविधान संशोधन में हुआ है, बाद में हुआ है। ठीक है, किसी संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 2A, आर्टिकल 2A। ठीक है, अब ये 2A क्या कहता है, ये ना सिक्किम के बारे में व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 2A अब खत्म हो गया, रिपेल हो गया, खत्म है। हाँ, ये अभी नहीं है, समाप्त हो गया है, ये अभी समाप्त हो चुका है। लेकिन अनुच्छेद 2 एसोसिएट स्टेट्स की बात करता था।
एसोसिएट स्टेट, सहराज्य, सहराज्य की बात करता है आर्टिकल 2 है। अब हुआ ये, इंदिरा गांधी जी का समय था और सिक्किम, सिक्किम एक राज्य जहां राजा का शासन चलता था, समझ लो, राजा के बेटा राजा, ऐसा चलेगा। अभी इधर डेमोक्रेसी चल रहा है। और सिक्किम अगर आप देखेंगे, देखो ये आपका इंडिया वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया क्या आपका सिक्किम, बहुत प्यारा जगह है, जाओगे ना घूम के आना, मस्त, बहुत प्यारा जगह है। अब ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीतिक रूप से, ठीक। कैसे, इधर एक इंटरनेशनल कंट्री मिल जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण वो लोकेशन था हमारा। तो इंदिरा गांधी, अब खैर वो राजनीति की बात हो जाएगी, बाद में डिस्कस कर लेंगे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई सिक्किम हमारे साथ मिले, इंदिरा गांधी चाहती थी कि सिक्किम हमारे साथ मिले, लेकिन वो मिलने के तैयार हो तब तो। लेकिन जैसा भी हो, जैसा भी दाव पेच खेला गया, सिक्किम को बोला गया कि भैया आप राज्य मत बनो, हमारे हमारे राज्य के अंतर्गत नहीं आओगे, हमारे लिए हम आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे। बोले सर कैसा नया कंसेप्ट? बोले हम आपको राज्य नहीं मानेंगे, हम आपको सह राज्य का दर्जा देंगे। तो ये अमेंडमेंट हुआ 35th अमेंडमेंट, 35वां संविधान संशोधन। सीए लिख रहा हूँ, सीए लिखना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, 74 है ना, एक 75 वाला अलग है, ये 74 है। 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, जिसमें सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन कैसा दर्जा दिया गया? एसोसिएट स्टेट का, सह राज्य का, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। अब आपके मन में आ रहा है, बोले सर ये एसोसिएट स्टेट ये क्या आइटम है, ये क्या नया चीज है? बोले तो सह राज्य का मतलब ऐसा राज्य जिसकी रक्षा यानी कि डिफेंस पॉलिसी भारत देश के पास हो, उसकी विदेश नीति भारत के पास हो, उसका संचार भारत के पास हो, ये 3 विभाग ही भारत देखेगा। उसके अलावा आंतरिक मामलों में सिक्किम या जो भी एसोसिएट स्टेट बनेगा, आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में वो निर्णय लेने में स्वतंत्र रहेगा। आंतरिक मामले पूरा सिक्किम देखेगा, बाकी रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 चीज ही कौन देखेगा? इंडिया देखेगा, इंडिया के पास रहेगा। तो ऐसा सह राज्य का या एसोसिएट स्टेट का सिस्टम था। आगे चल के देखो, एक ही साल तक ये मैटर था। अब 36वां संविधान संशोधन लाया गया 1975 में, उसके तहत आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 2A क्या हो गया? समाप्त हो गया। आर्टिकल 2A समाप्त हो गया मतलब सह राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। और सिक्किम कैसे मिल गया? रे तो सिक्किम तो शामिल ही हो गया था, सिक्किम को शामिल कर लिए गए थे, लेकिन सह राज्य का दर्जा दिए थे। सिक्किम शामिल हुआ, उसको दर्जा मिला सह राज्य का। अगला अमेंडमेंट लाई इंदिरा गांधी जी और सह राज्य का दर्जा खत्म हो गई, सिक्किम शामिल हो गया। इस तरीके से सिक्किम इंडिया में शामिल हुआ। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, हालांकि मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया हूं। ये सब चीज जो बताया ना ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ठीक है। देसी रियासत की बात कर लेते एक बार। देसी रियासत की बात कर लेते हैं। देखो भारत देश जब आजाद हुआ उस समय 3 चीजें अस्तित्व में थी। एक था पाकिस्तान, दूसरा था भारत यानी कि हिंदुस्तान हो गया, और तीसरा चीज अस्तित्व में था देसी रियासत। देसी रियासत, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश बन गया। देसी रियासत को यह ऑप्शन मिला कि या तो वो भारत देश में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो अपना खुद का एक देश बना ले, अलग से शासन करो बोले। लेकिन ना पाकिस्तान ऐसे होना देना चाहता था, ना भारत देश ऐसा होना चाहता था। तो भारत जो राज्य क्षेत्र था उसके अंतर्गत लगभग 552 देसी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत में लगभग 552 देसी रियासत थी, जो भारत का क्षेत्र था उसमें। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए, वो बोले
ये इतने टुकड़े हो जाएंगे अगर देखो 500 प्लस देशी रियासत और अलग अलग शासन करेंगे, भारत देश कैसी स्थिति दिखेगा। ये जो आज मैप दिख रहा है ना ऐसा, वो बोले ये भारत नहीं है, ये भारत नहीं है, गोला भारत नहीं है, गोला भारत नहीं। छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें थी, तो सोचो छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा नहीं होता, उसके जो देशी रियासत बहुत सारे हैं ना वो अलग देश होते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, साम दाम दंड भेद, जिसको पैसे से मनाना है पैसे से, जिसको पावर से मनाना है पावर से, जिसको डराना धमकाना है उसको डरा धमका के, जैसे पाए वैसे वो सबको मनाए। तो उसमें पूरा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। तो 552 देशी रियासतों में 549 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए सहमति जता दी, ठीक है। लेकिन 3 ऐसी रियासत थे जो सहमति नहीं जताई, मतलब इनको टाइम लग गया। उसमें से पहला था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर। ये 3, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये भारत में विलय करने से मना कर दिए 3 लोग। तो बस इसको याद रखना कि आगे चल के कैसे हुआ। तो जम्मू कश्मीर, ये भैया यहाँ पे यहाँ के राजा थे हरीश सिंह, तो इसकी कहानी बाद में देखेंगे, अभी एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमला करवा दिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू कॉन्टेक्ट किए और बोले कि देख लो यार थोड़ा मैटर। तो बोले देख लेंगे, लेकिन पहले तुम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। तो जो सिक्किम जम्मू कश्मीर राज्य है, ये विलय पत्र, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को हम भारत देश में मिलाए। बोले तब जब हो जाए ना तब हम भेजेंगे, तब सेना भेजेंगे। बोले ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। और वो जो राजा हरि सिंह थे, बहुत मजेदार घटना है, उसको मालूम थी कि भाई अगले दिन अगर रातों रात इंडिया अपना एयरफोर्स नहीं भेजता है, बैकअप टीम नहीं भेजता है, तो हम नहीं बचेंगे और मैं यहाँ इस क्षेत्र को छोड़ के जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो हरि सिंह जो राजा थे, उनकी सुबह 4 बजे की उठने की आदत थी। तो अपने बॉडीगार्ड को बुलाए, बोले मेरे उठने से पहले अगर भारत देश कोई डिफेंस के लिए भेजता नहीं है, कोई बैकअप पार्टी नहीं भेजता है, एयरफोर्स नहीं आता है, तो तुम मुझे गोली मार देना। और अगर मेरा नींद खुला और तुम मुझे गोली नहीं मारे, मैं जिंदा रह गया, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो सब बोला जाता है कि वो बस लोड ही कर लिया था कि और एयरफोर्स पहुंच गई, मतलब टीम पहुंच गई, ठीक है। तो ऐसे जैसे कहानी है। तो जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ शामिल हो गया। जूनागढ़ जैसे जन्म संग्रह, यहां वोटिंग करा दिए कि भैया जनता क्या चाह रही, जनता किसमें शामिल होना चाह रही है। तो जनता ऐसा थी कि लगभग 99% से ज्यादा जनता ये था कि भाई हमको इंडिया देश में रहना है, भारत में रहना है। तो कहानी जैसे एक इल्जाम लगता है ना किसी एक पार्टी का, भाई वोट किसी को भी दबाओ, जाना उसी को है। बस ये भी वैसे ही सिस्टम था, फॉर्मेलिटी के लिए वोटिंग था, सब वोट इंडिया पे ही पड़े, इंडिया में। हैदराबाद बोले नहीं कोई वोटिंग नहीं होगा, लड़ लेंगे। बोले तो 3 दिन इधर ऑपरेशन पोलो चलाए, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाए। और उसके बाद घुटने टेके और हैदराबाद फिर शामिल हो गया इंडिया में, ठीक है। इतना बात आप याद रखना। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई मतलब ऑपरेशन पोलो एवं विलय पत्र हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया। ये मैं बता दिया था आपको। राज्यों का पुनर्गठन, ये एक नया टॉपिक है, इसको भी बता देता हूं मैं। 2 मिनट आप रिवाइज कर लें सारा टॉपिक। चलो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों का भारतीय राज्यों के रूप में विलय किया गया। वर्गीकरण पूर्ण रूप से अस्थायी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो। इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय समय पर निम्नलिखित आयोग का गठन किया गया, ठीक। तो एक ना आंध्र आंदोलन चला, आंध्र मूवमेंट, खास करके पहले उसी का ही नाम ले रहा हूँ, आंध्र आंदोलन चला। आंध्र आंदोलन। तो ये जो आंध्र मूवमेंट था, ये किस लिए था कि ये तेलुगु भाषाई जो लोग थे
वो चाहते थे कि हमारे लिए एक अलग से क्षेत्र बने। तेलुगु भाषाई जो लोग थे वो चाह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग राज्य बने, ठीक है। तो आंध्र आंदोलन चला। उस मूवमेंट के एक बड़े नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु। तो ये अनशन पर बैठ गए, 30-40 दिन जो भी अनशन का डेट था, तो अनशन पर बैठ गए, लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई। तो इससे पहले सरकार जो है ये भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करने के सहमत में नहीं थी, मतलब उसके फेवर में नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोले तो अलग राज्य बन गया, तेलुगु बोले तो अलग बन गया, ऐसे बोले कि ऐसे कितने भागों में बट जाएंगे, ऐसे इतना बटा हुआ है देश, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, बोले भाषाई आधार पर नहीं बांटना है। अभी भी चलता है ना भाषा का, भाषा को लेकर झगड़ा चलता है। महाराष्ट्र में देख लो, ठीक है, मराठी भाषा जो बोल रहा है वो ठीक है, नहीं बोल रहा तो झगड़ा झंझट हो रहा है। अरे क्यों, कुछ वर्ग की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा भाषा को लेकर वाद विवाद रहता है, तो बोले ये वाद विवाद ना आ जाए सामने, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये जो नेता है पोटी श्रीरामुलु, इनकी मृत्यु होती है तो हिंसा भड़क जाती है। और आनंद फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश पहला वो राज्य रहता है, आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर बनता है। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, कहीं अगर कोई पहले पढ़ा होगा तो 1956 में भी आंध्र प्रदेश बना, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो दरअसल ये जो आंध्र प्रदेश बना, ये मद्रास से थोड़ा सा हिस्सा अलग होकर बना था, फिर से पुनर्गठन हुआ ऑफिशियली इसे, तो 1956 में। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। फिर राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ ऑफिशियल रूप से, तो ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना वाला क्षेत्र, ये मद्रास से अलग हट के थोड़ा सा क्षेत्र था, ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना वाला क्षेत्र पूरा आंध्र प्रदेश बनाया गया 1956 में फिर से, ठीक है। तो आनंद फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य घोषित करना पड़ा और ये भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। तो बहुत सारे इस संबंध में आयोग बने। धर आयोग, भारत सरकार द्वारा भाषी प्रांतीय आयोग का गठन जून 1948 में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? ए के धर थे, और यही धर के नाम से धर आयोग है। लेकिन ये भाषाधार पर अलग राज्य बनाना, पुनर्गठन करना रिजेक्ट कर दिए। जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीताराम मैया, इनके नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय समिति बनी। उसका गठन भी 1948 में हुआ, लेकिन इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर 1953 में आपको मालूम होगा कि आनंद फानन में क्या आंध्र प्रदेश राज्य बन गया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953, इसका ये याद कर लेना, सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया गया 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फैजल अली, फैजल अली है। तो फैजल अली के अध्यक्षता में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना या कमीशन बना, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में, जिसमें ये स्वीकार तो कर लिया गया कि राजा जो भाषाई आधार पर राज्य बन जरूर जाएंगे, लेकिन एक भाषा एक राज्य, इस कंसेप्ट को नहीं माना। मतलब चलो ठीक है, जरूरत रहेगा तो हम बना लेंगे, लेकिन एक राज्य एक भाषा है तो एक राज्य बनेगा, दूसरा भाषा दूसरा राज्य बनेगा। अरे ऐसी भारत देश में कितने भाषाएं, कितना राज्य बना लेंगे बोले, तो इस पर एग्री नहीं हुए। लेकिन हाँ, अगर लगेगा जरूरत महसूस हो रहा है तो अपन बना लेंगे। इसके रिपोर्ट में लिखा गया था, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपके हिस्से छोड़ रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ईयर है ना, मैं अपने तरीके से याद किया हूँ। ये कौन सा संविधान संशोधन से कौन सा राज्य बना, ये सब, और कब बना, वो मैं अपने तरीके से याद किया हूँ। थोड़ा सा कई चीज़ को पब्लिकली बताना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आप पूरा याद करेंगे। अब देखो हम कितना पढ़ लिए छत्तीसगढ़ का, डे 1 और डे 2 कर लिए भाई, डे 1 और डे 2 कर लिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से गया, उम्मीद है ये आप याद करेंगे, समझ आया होगा। 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी लेक्चर हुआ होगा, मैं अपना पूरा एनर्जी झोंक रहा हूँ, पूरा प्राण झोंक रहा हूँ, समझ लें। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, इसका लाभ उठा रहे होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मेरी खुशी के लिए, ठीक है। बोले सर आपकी क्या खुशी, बस मैं देखता हूँ अच्छा लगता है कमेंट, ठीक है। तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे, अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, या कुछ सुझाव है वो बताया कीजिए। तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट लगता है, मजा आता है इंटरेक्शन करने में। नहीं तो ऑनलाइन मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ, बस इमेजिन करता हूँ कि ये कैमरा है, यही मेरे बच्चे हैं, यही सब स्टूडेंट हैं, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन आप इंटरेक्ट करते हैं ना, कमेंट करते हैं, तो लगता है कि जुड़ाव है, अभी भी महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये डे 1 डे 2 था। और जब मैंने बता दिया, अगर किसी को क्रैश कोर्स या कोई भी किसी प्रकार का कोर्स खरीदना हो तो 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो आपको अभी से ले लेना चाहिए, इसके लिए मैं इंसिस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई कोर्स आपको जरूरत लग रहा है तो ले, अन्यथा नहीं ले, ठीक है। वो जरूरत रहेगा, लगेगा कि किसी का गाइडेंस की जरूरत है, कोई एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट की नीड है, तब आप लें, अन्यथा आपका पैसा बहुत जरूरी है। आप उस अगर सेल्फ स्टडी करें तो भी ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज मैं बोलूँगा जरूर प्रैक्टिस करें अभी से, क्लियर। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग।